नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा आकाश का 12वां अध्याय। इससे पहले हमने देखा था कि समर शिरीष भाई की बातों से अत्यधिक प्रभावित हो गया था, तो उसकी नौकरी भी लग जाती है। तो उनकी बातें इतनी रुचिकर होती हैं कि वह घर जल्दी भागना चाहता है, प्रभा को खबर सुनाना चाहता है, पर फिर भी वह उठ नहीं पाता। तो अब पढ़ते हैं इसके आगे का भाग। उनकी कुछ बातें मेरे कानों में पहुंच रही थी और कुछ ऊपर ही रह जाती थी। शायद मेरी मन स्थिति वे समझ गए थे और बोले, आपको मेरी बात तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही? नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा कि आप शायद कुछ परेशानी। बात यह है, मैंने हकलाकर बड़ी मुश्किल से कहा। मैं इस समय जरा जल्दी में था, घर में कुछ काम है। वैसे आपकी बातें इतनी रोचक हैं कि जाने का मन ही नहीं करता। बहुत नई बातें हैं, इसलिए चौंकाती जरूर है। अरे आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको जाना है? भाई वाह, कमाल के आदमी हैं आप भी। वे उठ खड़े हुए। भाई हमें तो बहस करने का रोग है, बता दिया कीजिए आपको काम है। हम ठहरे भातूनी आदमी। अपनी कमजोरी पर ही हंसकर वे बोले, हाँ आपके तो रिजल्ट निकलने वाले होंगे ना, आजकल चारों तरफ तो वही सब सुनाई दे रहा है। इसी चिंता में तो सूखे जा रहे हैं, जाने क्या होगा। मेरा दिल वास्तव में धड़कने लगा। फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे छोटे भाई ने इस बार मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। उसे तो जब देखो तब रिजल्ट की ही चिंता है। रात में सोता भी है या नहीं। आज इस मंदिर में दिया जलाने चले जा रहे हैं, कल उस ज्योतिषी के पास। कभी हनुमान जी का चोला और कभी महादेव जी का प्रसाद। इस पर दिवाकर बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैं तो उसके बारे में ही तुमसे बात करना चाहता था। जब भी कभी निकलता हूँ अक्सर उसे इधर उधर देखता हूँ। उम्र तो इस समय बड़ी कच्ची है, उस पर अच्छी निगरानी होनी चाहिए, वरना इधर उधर भटक जाएगा। जिन लड़कों के साथ देखा है वे भी मुझे कुछ ऐसे ही लगे। देखता मैं भी सब कुछ हूँ दिवाकर, लेकिन भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। अब सारी बातें तुम्हें क्या बताऊं? परेशानी से सिर झुकाए मैंने कहा। प्रभा के साथ बदतमीजी की सारी घटना मुझे से फिर नए सिरे से याद हो आई। शिरीष भाई को नमस्कार करके मैं बाहर निकला। दिवाकर साथ था। बाहर निकलते हुए उसने कहा, जिस समय तुम लोग सभ्यता और संस्कृति की खाल उधेड़ रहे थे, मैंने तुम्हारी समस्या का एक हल खोज निकाला। क्या? मैं सोचने लगा, आज ये देवदूत की तरह मेरी समस्या का हल ही निकाले जा रहा है। वाकई कितनी सारी परेशानियां इसने आज हल कर डाली। 4:30 या 4:45 पर यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुँचा देती है। बस वहाँ से पैदल भाग जाया करना। अरे हाँ यार, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं था। मैं उछल पड़ा। अरे यह समस्या तो बड़ी आसानी से हल हो गई, लेकिन आने जाने में 2 आने रोज लगेंगे। दिवाकर फिर चिंतित हो गया। मैंने हाथ मिलाकर चलते हुए कहा, अरे छोड़ो, किस झंझट में पड़े हो। यहाँ टिकट लेने वालों में से नहीं है। वह चरका देंगे, टीटिका का बाप देखता रह जाएगा। और आकारानी खिलखिलाकर हंसता हुआ मैं चला आया। एक धोती का दाम जब 12 रुपया सुना तो सारा उल्लास मर गया। सोचा था कम से कम 2 धोतियां तो ले ही जाऊंगा। खैर एक ही सही, यही क्या कम है। उस समय धोती का बंडल कभी इस हाथ से उछालकर उसमें पहुंच जाता या कभी इस बगल से उस बगल में। पांव सीधे ही नहीं पड़ रहे थे। मन होता था कि सड़क बर्फ के ढलान की तरह चिकनी और ढालू होती तो फिसलता दंदनाता हुआ मैं पल भर में घर जा पहुंचता। धोती प्रभा को देता तो वह उछल पड़ती। एकदम ऐसा लगता जैसे आसमान से उतरता हुआ चला जा रहा हूँ। चलते चलते कभी अपने आप ही मुस्कुराता और कभी बड़बड़ाता, कभी उंगलियों पर खिसाब लगाता हुआ सिर झटकता और होठ कस लेता, फिर अपने इस पागलपन पर खुलकर हंस पड़ता। अब भगवान करे रिजल्ट भी अच्छा निकल आए तो मजा आ जाए, सारी मुश्किलें हल हो जाए, फिर एमए करने में रह ही क्या जाएगा। भगवान करे शिरीष होता तो भगवान की ही भी खाल उधेड़ डालता। मूर्ख है। वैसे बातें तो सच ही कहता है, लेकिन भाई बिना सभ्यता संस्कृति और धर्म के कहीं काम चलता है। कहते थे आपकी, अब हम वहाँ आ गए तो जहाँ आदमी को मानवता के सिवा किसी भी धर्म की जरूरत नहीं, मगर हमारा धर्म तो अनादि है। अरे इतनी सी बात पर 2 घंटे लगातार बहस होती रहती। मुझे जल्दी पड़ी थी कि कैसे प्रभा के पास पहुंचूं और आप बहस किए चले जा रहे थे। हाय, उस बेचारी ने कितनी मुसीबतें सही हैं। यह पहली चीज ले जाकर उसे दूंगा। लेकिन शीघ्र ही सारी खुशी चिंता में बदल गई। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह प्रभा को दूंगा कैसे? सचमुच यह तो बड़ी भारी समस्या है। सबके सामने दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अम्मा और भाभी बुरा मानेंगी, सो अलग। हाँ,
यूं तो हो सकता है कि धोती सीधे अम्मा को जाकर दूं। कहूँगा अम्मा धोती तो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, समझ तो जाएंगी। अभी अभी तो धोती को लेकर इतनी बातें हुई थी, वे खुद ही दे देंगी। हाँ यही ठीक है, दुनिया भर के झंझटों से बचा जाऊंगा। हमारे यहाँ भी तो जरा जरा सी बातों पर कितनी चकचक होती है, और वे बेचारी भी क्या करे, घर की हालत ही ठीक नहीं है। भाई साहब बेचारे सारे दिन हाड़ तोड़कर जो कमाते हैं, वह भी कोई कमाना है? वह तो कहो मकान अपना है, कहीं किराए का होता तो पता चल जाता। 30 तो कम से कम देने ही पड़ते किराए के। कायदे से अपनी पहली कमाई की यह धोती मिलनी तो अम्मा को ही चाहिए। अगर दे दूं तो सचमुच खुश हो जाएं। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा दिखाई दिया कि सारी भावनाएं काफूर हो गई। घुसते ही कुंवर ने पूछा, भैया यह क्या लाए? मैंने तो स्वाभाविक रूप से कह दिया, कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी की धोती लाया हूँ। उनके पास थी नहीं, और ज़्यादा कुछ ना पूछकर वह वहाँ कहाँ जहाँ जा रहा था वह वहाँ चला गया। बंडल मैंने सीधे अम्मा की गोद में डाल दिया। उन्होंने पूछा, क्या है? मैंने स्नेह से कहा, अम्मा तुम्हारे लिए धोती लाया हूँ। और वास्तव में मेरे मन में आया कि अगर इसे अम्मा रखना चाहेंगी तो कुछ नहीं कहूँगा। क्या है? प्रभा के लिए दूसरी लेता आऊँगा। तभी कोने में चटनी पीसती प्रभा दिखाई दे गई। तब लगा नहीं, अम्मा से ज़्यादा ज़रूरत इसे है। जैसे ही पहला वेतन मिला प्रभा के लिए जरूर ले आऊँगा, यह अम्मा के नाम ही सही। अम्मा बोली, हाँ हाँ, हमें मेरे लिए बहुत लाए हुए है, यूँ नहीं कहता कि अपनी बहू के लिए लावे है। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा। वे बंडल खोलने लगी। बच्ची को गोद में झुलाती भाभी भी देखने के लिए आ खड़ी हुई। धोती तो बड़ी अच्छी है, अम्मा और भाभी दोनों के मुंह से निकला। तभी कुंवर भी आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर देखकर बोला, भाभी के लिए लाए हैं। हाँ हाँ, उतना क्या हम समझते नहीं, अम्मा ने इस तरह कहा जैसे वह इस बात को पिछले जन्म से जानती हैं। नहीं, अभी दरवाजे पर कहे जा रहे थे। अपनी बात और भी सच बताने के लिए कुंवर ने कहा। अम्मा की प्रसन्नता एकदम घुप हो गई। मैंने तेज आंखों से कुंवर को घूरा, लेकिन अंधेरे के कारण या तो उसने देखा नहीं, या अम्मा को कहीं मेरे खिलाफ भड़काने में उसे अच्छा लगा। रसम अदायगी के तौर पर थोड़ी देर धोती को उलट पुलट देख चुकने के बाद अम्मा ने उसे समेटकर मेरी ओर बढ़ा दिया। ले, तुम ही रख लो अम्मा, मैं क्या करूं? मुझे अपने और कुंवर दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा था। बात जबान पर आते आते ही रुक गई। तुम ही दे देना, लेकिन चुप रहा। जिसके लिए लाया है उसे तू खुद क्यों नहीं दे देता? मेरा नाम क्यों लगा रहा है? इस बार अम्मा ने इतने कटु शब्द में कहा कि धोती मुझे ले लेनी पड़ी। चुपचाप उठकर ऊपर चारपाई पर डाल आया। सारा उत्साह और आनंद समाप्त हो गया, और उसी दिन खाना खाते खाते भाई साहब को मैंने सूचना दी। भाई साहब, मैंने सोचा है कि 3rd ईयर में एडमिशन ले ही लूँ। मैं डर रहा था कि कहीं कोई कांड ना उठ खड़ा हो। भाई साहब का कौर चबाता मुंह रुक गया। कुछ देर तक मुझे इस तरह देखते रहे जैसे पहचानते ना हो। फिर पूछा, बाबूजी से पूछ लिया? आप कहेंगे तो आसानी से मान लेंगे। तब वे नाराज नहीं हुए तो मैंने अपनी बात जरा हिम्मत के साथ सामने रखी। भाई साहब, बात यह है कि जब तक कोई डिग्री ना हो तो नौकरी भी ढंग की नहीं मिलती। बड़े बड़े बीए एमए तक यूं ही घूमते हैं। आहत स्वर में भाई साहब ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन उस डिग्री के लिए खर्चा भी तो चाहिए। बीए की पढ़ाई का खर्चा है। मुझे तो अमर भी पास होता नहीं लगता। इस बार कुछ दृढ़ स्वर में मैंने कहा, बीए की पढ़ाई का खर्चा तो निकाल लूंगा अपना, उसके बारे में आपको चिंता की बात नहीं होगी। नौकरी की बात मेरे मुंह तक आ आकर रह गई। लेकिन भाई तुम अकेले ही तो नहीं हो, और भी लोग हैं ना। उनका इशारा स्पष्ट प्रभा की ओर था। वह सब देख लूंगा भाई साहब, मैंने हट और खुशामद से कहा। बस आप बाबूजी से कहलवा दीजिए जरा। अब तुम्हें जो दिखे सो करो, मैं तो बाबूजी से नहीं कहता। उनका दिमाग यूं ही ठीक नहीं रहता। भाई साहब नाराज होकर चुप हो गए, मगर अभी बाबूजी के गुस्से को तो भुगतना था, और शीघ्र ही वह क्षण आ गया। धोती पर प्रभा नाराज भी हुई और खुश भी। गंभीरता से बोली, बड़ी लाए धोती, अम्मा को ही नाराज कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या मेरा कसूर क्या है, मुझको बताओ। मैंने ईमानदारी से कहा। मैं तो तैयार था, अगर इसे ले लेती तो मैं तुम्हें दूसरी ला देता। ओहो, बड़े रईस हो गए। क्या बात है, कहीं रुपए पड़े मिल गए क्या? प्रभा ने आंखें नचाकर दुलार से पूछा। मैंने प्रयत्न पूर्वक, जैसे कोई बहुत सी साधारण सी बात हो, लापरवाही से कहा, मुझे नौकरी मिल गई है ना। सच? प्रभा उछल पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य, प्रसन्नता और उत्सुकता से फैल गईं। तुम तो बड़े वैसे हो जी, चुपचाप बैठे हो, बताया तक नहीं। कैसे? धीरे से कह रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे उसकी उत्सुकता, बेचैनी बड़ी अच्छी लगी। फिर भी बनावटी लापरवाही से कहा, हाँ, उसमें ऐसा था भी क्या, बता ही देता। खुशी प्रभा के रोम रोम से फूटी पड़ रही थी। फूलों की खिली डाली जैसे उसकी खुशी देखकर मुझे लगा सचमुच कितनी बड़ी घटना हो गई। और तब मैंने आवेश में उसे बाहों में बांध लिया। हाँ प्रभा, मैं तुम्हें तंग कर रहा था, नहीं तो यही फिक्र थी कि अब आगे पढ़ पाऊंगा या नहीं। प्रभा को जब सांस आई तो पूछा, कितने की? बस यही मत पूछो। यूं समझो कि पढ़ने लायक खर्चा निकल आएगा। अगर यह चलती जाए तो कम से कम एमए तो कर लूंगा। मैं दूर भविष्य में जाकर खो गया। बेचैनी से उसने मेरे दोनों कंधे झकझोर कर कहा,
तब भी कितने की है यह तो बताओ। और उसकी झुंझलाहट मेरे भीतर गुदगुदी पैदा करने लगी। मैं आराम से उसकी गोद में लेट गया और बाह के नीचे से आती हुई उसकी चोटी से खेलता रहा, जैसे उसकी बात ही ना सुनी हो। मैंने आत्म प्रवाह से बोलता रहा, बस सबसे पहला काम यह करूंगा कि कॉलेज में नाम लिखवाऊंगा, बाद में फीस माफ करवा लूंगा। जैसे जैसे तुम्हारे लिए खूब कपड़े बनाऊंगा, 2 धोतियां ब्लाउज कोट जाड़ों के लिए। अरे जो हम पूछ रहे सो बताएंगे नहीं और दुनिया भर की बेकार की बातें किए चले जा रहे हो। वह और भी ज्यादा झुंझलाती जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरी उंगली लेकर अपने दांतों के नीचे दबाती बोली, अच्छा अब तो बताओगे। और और देखो, घर में 1 पैसे की चीज लेने की जरूरत नहीं है, जिस भी चीज की जरूरत होगी खुद ही ले आया करेंगे। मैंने कहना जारी रखा, बताओ बताओ। अरे छोड़ो ना, मेरी उंगली काट डालोगी क्या। इस बार मैं दर्द से कर रहा उठा। तो फिर बताते क्यों नहीं। वह अपनी हरकत पर अपराधी और खिसियानी निगाहों से मुझे घूरती रही। उंगली पर दांत के निशानों को देखकर मैं चिढ़ उठा और धमाक से घुसा पीठ पर रख दिया। अगर रोकता नहीं तो क्या उंगली काट देती बेवकूफ। फिर लगा कहीं नाराज न हो जाए। अपने बच्चों जैसे लड़ने पर हंसी आ रही थी। उसे दबाकर सारी बात को मजाक बनाकर बोला, 3 बच्चों की माँ बनने लायक हो गई और अपने को अभी तक बच्ची ही समझती हो। दांत भी चुहिया जैसे तेज कर रखे हैं। वह रूठ गई और जोर से मेरा सिर उठाकर जमीन पर रखकर बोली, एक तो इस 2.5 मन बोझ को गोद में रखे रहो और ऊपर से पिटो। मैंने फौरन ही सुलह कर डाली उससे, अच्छा भाई बता रहे हैं मगर पहले हमें सिर रख लेने दो। और फिर मैंने बड़े ठाठ से उसकी गोद में सिर रखकर सारी बात बता दी। उस रात बड़ी देर हम लोग बातें करते रहे। मेरी कल्पना को तो पंख लग गए। बार बार और ठहर ठहर कर मैं अपने सपनों का वर्णन करता था। यह तो तय ही था कि एमए अगर अच्छे डिवीजन में कर लिए तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर हो जाऊंगा। अजी तुम्हारी मौज है, मैं उससे कहने लगा। पढ़ने लिखने के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर और आगे जाकर प्रोफेसर नहीं कहलाओगी। जरा कोई प्रोफेशनरी की सूरत तो देखो। प्रभा नाराज होगी। तब ठीक है, कोई पढ़ी लिखी ले आना। लड़कियों को भी तो पढ़ाओगे, उन्हीं में से किसी को छांट लेना और अपनी लड़की को जो पढ़ा लेंगे। मैंने खुशामद से कहा। गुस्सा भूलकर प्रभा बोली, हाँ यह तो अभी से कह देती हूँ कि बाद में तुम चीचपड़ न करना, मैं कॉलेज जरूर ज्वाइन करूंगी। अरे जो चाहे सो कर लेना प्रभा, तुम घर की रानी होगी, कौन तुम्हें रोकने वाला होगा। फिर मैं सपनों में खो गया। और देखो, हमारी एक अच्छी सी लाइब्रेरी जरूर होगी, उसमें नई से नई किताबें लाकर रखेंगे, 2-3 पत्रिकाएं मंगाया करेंगे। लेकिन रेडियो के बिना तो घर सुना सुना लगेगा, प्रभा बोली। नहीं, घर सुना क्यों लगेगा, उसका भी इंतजाम कर लेंगे। मैंने दुष्टता से कहा, चलता फिरता रेडियो तब तक हमारे घर में घूमने ना लगेगा। प्रभा लजाकर लाल होती और उस समय कुछ भी होना कठिन नहीं लग रहा था। प्रभा की मांसल बाहें पर सिर रखे मुझे संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी लग रही थी। लगता था मैं हर बाधा को जीत सकने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं एक योजना रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती और प्रभा जो कुछ बताती उसमें मैं मीन मेख निकालता। उस रात बागीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाले अपने नाम प्लेट की तक हर विषय में हम लोगों ने बातें की। बीच बीच में जब ध्यान आ जाता कि बातें कितनी निराधार हैं या कोई इस बात को याद दिला देता कि खुद ही कहते सूत ना कपास और हम लोग भी जाने कहाँ कहाँ की कुलाबे मिला रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहते, फिर नए सिरे से बातें निकलती। हाँ, सारी बातें यहीं आकर समाप्त होती। बस बीच की ये थोड़ी सी कठिनाइयाँ और मुसीबतें हैं, इसके बाद तो बेड़ा पारी समझो। इन्हें भी जरा हिम्मत से सहले तो फिर तो प्रभा मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। और जब बदले में वह संसार की सारी कठिनाइयों को चुपचाप सह लेने का आश्वासन देती तो मैं कृतज्ञता और विश्वास में गदगद हुआ था। जब मुझे याद आया कि अपने इन सारे नक्शों में हमने अपने घर वालों को तो शामिल ही नहीं किया, तो मैं बोला, मैं एक भाई को अपने साथ रखकर पढ़ाऊंगा, अमर को नहीं। वह तो बदतमीज है, कुंवर सीधा है, वह रह भी लेगा। घर छोड़कर अम्मा बाबूजी तो हमारे साथ क्या रहेंगे। हाँ, कभी कभी आया जरूर करेंगे, भाई साहब का भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। प्रभा कुछ नहीं बोली। उस रात हृदय की कल्पना उन्मुक्त थी और होठों के स्वप्न गीत बनकर फूट पड़ना चाहते थे। उस रात हम दोनों की आत्माएं एकाकार होकर सतरंगे पुल जैसी बन गई और जो इस वर्तमान से उठाकर हमें भविष्य के सुनहले संसार में ले जाएगा। हम लोग हाथ में हाथ झुलाते हुए उस पर चलते अपने को साफ देख रहे थे। उस दिन सारा आकाश रोशनी के फूलों से दीप दीप कर रहा था। निश्चय किया कि कल रविवार है, मैं जाकर काम देखा समझ लूं और तब घर वालों को किसी तरह बता दिया जाए। लेकिन यह साफ कह दूंगा कि नौकरी दिवाकर ने इसी शर्त पर दिलाई है कि मैं आगे पढ़ूंगा। जब हम लोग सोए तो फिर ध्यान आया कि जिसने नौकरी दिलाई उसके बारे में तो मैंने प्रभा से कोई बात ही नहीं की। शिरीष भाई की बात भी प्रभा को बतानी है। सुबह उठते ही मैंने कहा, प्रभा एक दिन तुम्हें दिवाकर के यहाँ जरूर चलना है, वह कई दफा कह चुका है। मैंने तब उसे उस दिन सिनेमा वाली बात भी बताई।
वैसे तब मैंने कहा था वह तो अपने घर गई है। किरण की बात भी बताई। प्रभा किरण के सामने होने की कल्पना से सकुचा उठी, बोली, देखो मैं कैसे चल सकती हूँ, घर पर तो तुम देख ही रहे हो। तुम हमारे साथ चलोगी? घर का तो यह सब चलता ही रहता है, और खैर इस पर अभी से सिरदर्द करने की जरूरत नहीं। हाँ, चलेंगे जल्दी ही। शिरीष भाई की बहन से भी मिलकर आना है एक दिन। कौन? और मैं देर तक उसे शिरीष भाई साहब के बारे में बताता रहा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेकर अब तक की सारी बातें उसे बताती। फिर बोला, सच प्रभा, कभी कभी तो मैं उस आदमी की इस बात पर आश्चर्य करता हूँ, हर चीज़ को देखने का उसका अपना अलग ही तरीका है। वह तो जैसे किसी चीज़ को मानता ही नहीं, जिसे देखो उसका खंडन। कहता है हमारे पास इतना इतिहास है ही नहीं, जो कुछ है वह पुराण है, जिनमें धर्म, अंधविश्वास और कविताओं का घपला है, और वहाँ सच्चाई का पता ही नहीं चलता। या फिर किराए के भाटों द्वारा लिखे हुए कुछ राजाओं काव्य, जिनमें 5 गांव के राजा की धरती का सिरमौर बताया। कहता है कि शास्त्र और स्मृतियों का नाम हमारे पास वे चीजें हैं जिनमें कहा गया है कि नियम कायदे पहले बने और मनुष्य समाज बाद में। इस समय तो एक ही धर्म चाहिए, वह मानवता। अभी बातें कर ही रहे थे कि मेरी बात बीच में टूट गई। किसी ने किवाड़ों को ऐसे जोर से धक्का दिया मानो पूरी ताकत से लात मारी हो। हम लोग पर जैसे बिजली ही टूट पड़ी। घबराकर हड़बड़ाते हुए संभले संभले की बाहर चीख पुकार शुरू हो गई। पहले तो समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या, लेकिन फिर बाबूजी के चीखने का स्वर सुनाई देने लगा। वे मोहल्ले पड़ोस के सुनने की चिंता किए बिना जोर जोर से दहाड़ रहे थे। प्रभा अपने कपड़े ठीक करने लगी थी और मैं लड़खड़ाते घुटनों के साथ किवाड़ की दरारों से झांक कर देख रहा था। बाबूजी एक तरफ खड़े जोर जोर से कह रहे थे, जवानी तो हमें भी आई थी, पर ऐसी नहीं कि दिन दिन देखे ना रात, जब देखे बहू को लिए पड़े हैं। अरे घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, किसी का तो लिहाज करो। 10 बजने आ रहे हैं और बाबूजी का अभी तक सवेरा ही नहीं हुआ। अरे ऐसी बेशर्मी किस काम की? सारी रात ही हो मस्त हो रहे हैं, चूर है। जवानी में ना दुनिया का ध्यान, ना आंखों की शर्म। आंख आग लगे इस अंधेपन में। नहीं बोलते तो डरते थे कि औरत ना हो गई, कोई शेर नहीं हो गई। अब बोलने लगे तो देखो अब उसी के पास मंडरा रहे हैं। सारा घर नहा लिया, धो लिया, काम का सारा खत्म हो गया और यहाँ अभी गुलछर्रे ही उड़ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे जैसे कि अचानक से बम आकर बीच में फट गया। अब क्या होगा? फिर झांका। बाबूजी का भाषण निर्बाध जारी था। हालत तो यह है, हिम्मत देखो इसकी। बोलता है आगे पड़ेंगे, लाट साहब ने खत्ती गाड़ दी है ना, नवाबजादे कही के। तो रात को धोती की बात, आगे पढ़ने की बात, सब बाबूजी के पास पहुंच गई। जब खूब चीख चिल्लाकर बाबूजी चले गए तो जरा से किवाड़ खोलकर प्रभा ने डरते डरते झाँका और दबी ढकी सिमटी सिमटाई भीगी बिल्ली बनी चुपचाप निकलकर नीचे चली गई। मैं साहस संचित करने लगा कि कैसे निकलकर सबकी आंखों का सामना करूंगा। लगता था जैसे हम लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं।